वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अनुपम। प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। हम लोग हर वीडियो के सेशन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय संविधान का हो, चाहे वो भारतीय अर्थव्यवस्था की हो, और जो भी कमिंग वैकेंसी आ रही है उन पे काम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पे काम कर रही है। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नए फीचर के साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजी से अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। स्टार्ट करते क्लास को। नमस्कार दोस्तों, प्राइड एडिफिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय दंड संहिता के पार्ट 3 में हम लोग आज धारा 61 से शुरू करते हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानकारी से पढ़ेंगे। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 61। देखिए 61 जो है वो डिलीट हो चुकी है, लेकिन हम इसके बारे में बताते हैं कि इसमें था क्या पहले। ठीक, संपत्ति के संप्रहण का दंडादेश था। तो देखिए, संपत्ति का संप्रहण का दंडादेश था और इसको वर्ष 1921 में 16वां संविधान संशोधन करके धारा 4 में जोड़ दिया गया। अगली जो धारा है, धारा 62, मृत्युदंड, निर्वासन या कारावास से दंडनीय अपराधों को बाबत करने का संप्रण। इसको भी क्या किया, दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 के अंतर्गत 16वां संविधान संशोधन और धारा 4 में जोड़ दिया गया। तो धारा 61 और 62 दोनों को है। धारा 63 में जो है वो आर्थिक दंड और जुर्माने की रकम की बात की गई है। देखिए, जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की जा सकती कि कितना जुर्माना होगा और कहाँ अपराधी जिस रकम के लिए जुर्माने के लिए दायी होगा, और कहा गया कि जुर्माना इतना ही होगा कि वो अत्यधिक ना हो। तो इसी में धारा 63 में इसको बताया गया है। धारा 64 जो है, जुर्माना न देने पर कारावास या दंडादेश। देखिए, कहने का मतलब है, आप लोगों ने देख रखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे आपको बताया जाता है, कई बार होता है कि बिना टिकट के या स्मोकिंग किया रेलवे के आसपास तो जुर्माना होगा। तो उसमें लिखा होता है 1 माह की सज़ा या 1000 रुपये जुर्माना। तो कई बार ऐसा होता है जुर्माना और दंडादेश दोनों में हम कर सकते हैं। तो जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश दिया जाता। अगर आप जुर्माना जमा कर देते हैं तो आपको कारावास नहीं दिया जाएगा। धारा 65 बात करता है, जबकि कारावास और जुर्माना दोनों अशिष्ट किए जा सकते तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि। कुछ ऐसे अपराधी होते हैं या कुछ होते हैं वो कहते हैं सर आधा जुर्माना दे देंगे और आधा कारावास कर लेंगे। तो धारा 65 में उसके बारे में वर्णित करके बताया गया। चलिए धारा 66 की बात करते हैं। देखिए, धारा 66 में क्या बात कहता है। धारा 66 में ये कहता है कि जुर्माना न देने पर किसी भांति का कारावास दिया जाएगा। देखिए, अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो किसी बात का वह कारावास, न्यायालय जुर्माना न देने वाले व्यतिक्रम होने पर क्या करता है कि उसे ऐसा कारावास के लिए या उसके लिए दंडादेश दे सकता है। यहाँ पे बात की गई है। तो धारा 66 में बात की है। धारा 67, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है धारा 67 में कि जब कोई क्या होता है, जुर्माना न देने पर कारावास, और जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो। ठीक है, तो दंड न चुकाने पर कारावास होगा और बल्कि अपराध क्या होगा, केवल और केवल किसके लिए, जुर्माने से दंडनीय हो। तो ऐसे व्यक्ति को जुर्माना ही देना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं कहा गया कि दंड करके उस सजा को माफ़ी मांग लेगा। ठीक। धारा 68, आर्थिक दंड के भुगतान पर कारावास को समाप्त किया जाना। कहा गया है कि कई बार जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने पर अगर वो क्या करता है, जुर्माना नहीं देता है, तो क्या होता है कि अगर वो ऐसा करता है तो देखिए आर्थिक दंड से भुगतान पर कारावास को समाप्त किया जा सकता है, फिर उसको दंड दिया जाएगा। तो यहाँ कहा गया जब वह जुर्माना या दे चुका हो या विधि द्वारा प्रक्रिया को नहीं मानता है। 69 में जुर्माना देने के अनुपातिक भाग के दिए जाने की दशा में कारावास का प्रवचन। देखिए ये क्या चीज़ होती है। देखिए, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम की दिशा में नियत अवधि में अगर उनको बताया गया है कि इस अवधि तक आपको इतना इतना जुर्माना देना है, और अगर नहीं देता है तो उसके व्यतिक्रम के लिए कहा जाता है। एग्जाम्पल होते हैं, एक दृष्टांत भी इसका है कि का 100 रुपये देने के जुर्माने के लिए देने के व्यतिक्रम होने की दशा में 4 मास के कारावास से दंड नहीं दिया गया। अब पैसा देने कहा गया, पैसा भी नहीं दिया तो आप दंड भोगिए। धारा 70, धारा 70 में क्या कहता है,
जुर्माने को 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान या मृत्यु संपत्ति के दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती है। यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी है, इसमें देखो इस धारा के अनुसार जुर्माने की वसूली की 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभ में दंडादेश दिए जाने की तारीख से होता है, कि जब से तारीख है तब से 6 वर्ष की दंड हो जाए। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के दंड की अवधि। अब देखिए कई अपराधों से मिलकर अपराध के बनने की बात की गई है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यू ऑफेंस होते हैं। कंटिन्यू ऑफेंस के कई बार बताया गया कि एक साथ कई अपराध किए गए। अब जैसे क्या होता है कि का ने या पर लाठी से प्रहार किया, और यहाँ ये हो सकता है कि संपूर्ण मारपीट के दौरान प्रहारों से एक प्रहार ऐसा भी था जिससे मारपीट से बताया गया कि उसकी मृत्यु हो सकती। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रहार की बात की गई तो उस हिसाब से 1 वर्ष, और अगर उसने क्या है 50 लाठी मारी तो अब 50 लाठी का मतलब क्या उसको 50 वर्ष का कारावास होगा? नहीं। अब यहाँ पे बताया गया कि संपूर्ण मारपीट का एक दंड निश्चित कर दिया जाता है। ठीक है। अब कई अपराधी ऐसे होते हैं, चोरी भी किया, किसी के साथ घर में गृह वेदन भी किया, और साथ में तो कई अपराधों को एक साथ मिला के दिया गया। तो धारा 71 में इसकी बात। देखिए कंपटीशन एग्ज़ाम है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसको आप थोड़ा सा समझ के और आसानी से कर सकें। धारा 72 कई अपराधों में से एक दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में कथित किया गया संदेह होने पर वह किस अपराध का दोषी है। ये भी देखिए धारा महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण धारा हैं उनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो हैं वो बनते हैं आपके कि कैसे क्या होता है। देखिए कहा गया है कि इस धारा का जो उद्देश्य है कि अभियुक्त को दोष सिद्धि से पूर्णतः साबित हो चुकी हो और न्यायालय में सुनिश्चित कर पाना हो कि अभियुक्त विभिन्न अपराधों में अपराध का दोषी है अथवा संदेह की स्थिति में उसे दंड से दंडित किया गया तो यह बच निकला है। तो धारा 72 में न्यायालय उस अपराधों के लिए दंडित करेगा जिससे वो क्या होता है, संदेह के अपराध से बंधित हो गया। धारा 73 एकांत परिरोध। देखिए कंसाली एकांत परिरोध के बारे में ये बताया गया कि जैसे जब कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसे न्यायालय ने इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास के लिए दंडित करने की शक्ति है। तो अब वहाँ कठिन का मतलब होता है कि ऐसा कारावास होता है, देखिए सादा और कठोर कारावास है। यदि कारावास 6 माह से अधिक ना हो तो 1 माह से अनधिक समय का हो। देखिए अगर 6 मास का कारावास हो और 1 हो तो एकांत परिरोध में किसी कैदी को कर देंगे तो 6 मास की सजा 1 मास में काट लेगा। यदि कारावास 6 मास से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक ना हो तो 2 मास के लिए कर देंगे, तो 2 महीने एकांत परिरोध की हो जाएगी। तो ये एकांत परिरोध में तो क्या बाहरी वातावरण से किसी से मिलने नहीं देते हैं। ये धारा 74 क्या कहती है? धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि के बारे में निर्धारित करती है। जैसे बताया गया कि लंबी अवधि का है और वो एकांत परिरोध का क्या होता है, थोड़े समय के अंतराल के लिए वो लंबे अंतराल की सज़ा को कम करना चाहता, तो धारा 74 में उसकी अवधि है। धारा 75 देखिए पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात ठीक अध्याय 12 और अध्याय 17 के अधीन कथित अपराधों के लिए वर्धित दंड के बारे में बताया। देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर भारत के किसी न्यायालय में अध्याय 12 और अध्याय 17 में बताया गया कि 3 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के लिए दोनों की भांति में कारावास से दंडनीय अपराध के लिए है। दोषी ठहराए जाने पर क्या होता है, किसी भी न्यायालय में अगर दंडनीय अपराध का दोषी होगा तो उससे उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। धारा 75 कहता है। धारा 76 देखिए यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं धारा 76, तो देखिए धारा 76 से हमारा जो स्पेशल क्लॉज स्टार्ट हो जाते हैं जिनको हम लोग करते हैं साधारण अपवाद या जनरल एक्सप्रेशन। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं कि 76 से लेकर ठीक धारा 105 ये आपके इम्पॉर्टेंट क्योंकि 106 तक जाती है। तो 76 से 106 तक हमारे जो हैं वो अपवाद की श्रेणी में। सबसे पहले हम लोग धारा 76 के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए 76 क्या कहती है और किसके बारे में बताया गया है सभी। देखिए यहाँ बताया कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप की विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य।
तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, इस धारा में जो मेन चीज़ निकल के आती है, तथ्य की भूल को आपराधिक दायित्व से बचने के लिए एक उचित आधार माना गया है कि अगर कोई तथ्य की भूल से आपराधिक दायित्व से कोई अपराध करता है तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। देखिए एक लैटिन सूत्र भी है कि भूल क्षम्य है और विधि की भूल क्षम्य नहीं है। अगर तथ्य की भूल करता है तो क्षम्य है, लेकिन विधि द्वारा कानून जानने वाला व्यक्ति अगर कोई अपराध का दोषी है तो वो क्षम्य नहीं है। धारा 77 की बात करते हैं। देखिए 77 में न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। अब देखिए न्यायाधीश जो है वो किस कार्य के लिए बना हुआ है, न्यायाधीश का जो मेन काम है वो न्यायिक कार्यों के लिए ही है कि नहीं। देखिए बताया भी गया है कि कार्य करते हुए कोई बात अपराध नहीं है, जो कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश ऐसी शक्ति का प्रयोग की जाती है जो जिसके बारे में सद्भावना पर विश्वास या उस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक, अब न्याय करने के दौरान न्यायाधीश विधि के अंतर्गत एक विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके विशेषाधिकार को सद्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति को क्या करता है, सजा देता है या कुछ है, तो वो उसको अपराध के लिए नहीं, जानबूझ के नहीं, तो ये न्यायिक है। धारा 78 की बात करते हैं। देखिए बस सब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। अगर न्यायालय कोई निर्णय देता आदेश, तो कोई बात जो न्यायालय का निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए उसके द्वारा अपकथित या अवदिष्ट है तो निर्णय के आदेश रहते हुए प्रवृत्ति की जाएगी और वो अपराध नहीं है। ठीक, न्यायालय जो कर रहा है वो अपराध थोड़ी ना है। धारा 79, देखिए 79 में कहता है विधि द्वारा न्यायमुक्त तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायमुक्त होने के विश्वास वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। अब यहाँ पे जैसे समझ लीजिए कि क्या कहता है, ए और बी कोई ऐसा कार्य देखते हैं जो का की हत्या प्रतीत होती है, लेकिन का सद्भावना पूर्वक कार्य करने के लिए अपने शेष निर्णय के अनुसार शक्ति का प्रयोग लाते हुए विधि से हत्याकारियों को पकड़ने के समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। तो उसका ये कार्य है कि न्याययुक्त निर्णय ले और विधि की मदद करे। धारा 80, देखिए 80 में जो बात कही गई है कि विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। अब हम विधिपूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कोई अपराध नहीं है, यही बात बताई गई है 76 में साधारण अपवाद में विधिपूर्ण है। देखिए जो दुर्घटना दुर्भाग्य से या किसी आपराधिक आशय का ज्ञान के बिना विधिपूर्ण या विधियों के संसाधनों द्वारा उचित सावधानी पूर्वक या विधिपूर्ण कार्य की जाती है और ऐसा घटना घटित हो जाती है तो वहाँ एक सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। का कुल्हाड़ी से काम कर रहा, कुल्हाड़ी का जो फलक है वो उछल के निकल जाता है और किसी व्यक्ति से को लग जाता है और मर जाता है, तो का ने असावधानी नहीं की क्योंकि वो माफ़ी योग्य है, क्योंकि अपराध नहीं है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे यही बात बताया गया कि वो असावधानी पूर्वक कार्य नहीं, लेकिन जब वो कार्य शुरू किए था तो वो बता सकता है कि आसपास कोई ना है और मैं लकड़ी काट रहा हूँ, अगर किसी को लग जाता है तो उसका दंडी हो जाएगा। तो इसके लिए बढ़िया केस भी था, आर बनाम क्लार्क का केस था, बहुत फेमस था। चलिए, तो इस तरह धारा 80। धारा 81 देखते हैं। देखिए साधारण अपवाद एग्जाम में अच्छे पूछे जाते हैं, इनको अच्छे समझिए। आपराधिक आशय के बिना और अन्य क्षति के निवारण के लिए किया गया कार्य जिसकी क्षति कारित होना संभाव्य है। अब देखिए ये क्या होते हैं, यहाँ पे ये बात बताता है कि ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण करने के लिए क्या ऐसी प्रकृति या इतनी असावधानी जिसके द्वारा अपहित करने के लिए जोखिम न्याययुक्त या माफ़ी योग्य है। अब कहने का मतलब होता कि कोई ऐसा कार्य हम कर रहे हैं कि जोखिम और या उठाने के लिए हम कार्य करें और उसके बाद क्या हो जाए वो। अब जैसे का एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलाने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है। इस कार्य से मानव का जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है और यहाँ पाया जा रहा है कि निवारण करने पर क्या हो रहा है लोगों का, तो उसका अपराध नहीं माना जाएगा, वो माफ़ी योग्य माना जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे ये नहीं कि अपराध के लिए है। अब नाव डूब रही है तो जो सबसे बुजुर्ग है उसको उठा के वहाँ से नाव से फेंक सकते हो, तो अपराध योग्य नहीं। धारा 82 देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है
और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन के एग्जाम में इस धारा को पूछा जाता है। देखिए 7 वर्ष से कम आयु का शिशु का कार्य, ठीक, जो 7 वर्ष से कम हो, कोई बात अपराध नहीं होगा जो 7 वर्ष से कम आयु का शिशु द्वारा की जाएगी। अब कहने का मतलब है 7 वर्ष से कम आयु का शिशु अगर कोई किसी का मर्डर कर दे या कुछ भी कर दे तो अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाता है, ये बताया गया है 7 वर्ष से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आयु के द्वारा बच्चे से कोई भी किया गया वो अपराध नहीं माना जाएगा। इसको डायली इन कैपेस, ठीक है, अच्छम में कहते हैं। धारा 83 देखिए, इसीलिए धारा 82 इंपॉर्टेंट है जो हमने बताया, तो इसलिए इसको ध्यान करके रखिए। 7 साल के कम शिशु का कार्य अपराध नहीं। अब 83 में 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का आपराधिक समझ के शिशु का कार्य है। देखिए 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का आपराधिक समझ का, देखिए यहाँ बताया कोई बात अपराध नहीं होगी, लेकिन 7 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु का शिशु होगा और जिसकी इतनी परिपक्व नहीं है। तो यहाँ पे परिपक्वता की बात की गई। अगर 7 से 12 साल के बीच का कोई बच्चा है और परिपक्व है, वो जानता है कि चाकू से किसी को मारने से अच्छे और बुरे का भेद समझ सकता है, तो उसे आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति दी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। ये न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है धारा 84, याद रखिए बच्चों, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कई बार तुम लोग देखते भी हो पिक्चरों में या टीवी में कि कोई विकृत चित्त व्यक्ति, अनसाउंड माइंड, पागल व्यक्ति है और विकृत चित्त के द्वारा कोई भी कार्य अपराध होता ही नहीं है। अब तुम किसी को मार दो और पागल हो जाओ तो क्या हो जाएगा, तुम्हें न्यायालय से छूट मिल जाएगी। तो कहा गया जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य होते हैं वो कार्य जो है अपराध की श्रेणी में या दोषपूर्ण प्रतिकूल आशय करते हैं। धारा 85 देखिए धारा 85 में क्या कह रहा है, पढ़िए। ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध, ठीक, और ममता होने के कारण निर्णय पे पहुंचने में असमर्थ हो। अब ये ममता क्या है बताइए। देखिए सब लॉ के वर्ड हैं, हिंदी शब्द है और अगर इंग्लिश का मीनिंग और आपको पूरा क्लियर नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। कहने का मतलब होता है यहाँ पे जो ऐसे व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य करते समय, ठीक है, कार्य प्रकृति या उसके विरुद्ध है तो दोषपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव है और वहाँ पे बताया गया कि ममता की स्थिति में। अब वो क्या है, नशे में है, अपनी मनन स्थिति में नहीं है और वहाँ कोई अपराध होता है तो वहाँ पे उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि उसने अपने ज्ञान के बिना या इच्छा के विरुद्ध दी गई कंसेंट और उसके द्वारा अपराध किया है, तो यहाँ पे उसको कुछ अपराध के लिए। अब इसका एक बहुत अच्छा केस भी था, इंग्लिश वाला था, डीपीपी बनाम बियर्ड। ठीक, शराब के नशे में था बियर्ड और उसने क्या है, गोली से एक बच्चे को, क्योंकि वो स्कूल का गार्ड था, उसको मार दिया। धारा 86, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जो नशे में विशेष या ज्ञान की आवश्यकता हो। अब देखिए ये बताया गया है कि अब नशे में होते हैं और उसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, अपराध कर दिया। अब यहाँ पे ये बात बताई गई है कि यहाँ जानकारी का दोषपूर्ण आशय तो था लेकिन परिभाषा का भाग नहीं है। यहाँ क्या कोई व्यक्ति जो वो कार्य ममता की हालत में नहीं कर रहा है, ठीक। अब ये कहता है इस बढ़ते वो दायित्व होने के बाद करने के लिए होता, तो क्या है यहाँ भी है, उसके ज्ञान के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध दी गई कंसेंट। धारा 87 में सहमति से किया गया कार्य मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा नहीं। अब क्या होता है सहमति से, देखिए कोई बात जो मृत्यु या घोर उपहति ग्रीवियस हटकारित करने के आशय से की गई है, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात है कि उससे मृत्यु या घोर उपहति होना संभव है, लेकिन किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं किया गया जिससे वो 18 वर्ष से आयु से अधिक वाले व्यक्ति को अपराध करने के लिए। तो ये बताया गया कि यहाँ पे अपराध के लिए नहीं। अब कई बार ऐसे होता है कि कई लोग आपस में क्या होता है कि लड़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि हम अपनी जान को बचाने के लिए या उसके लिए ऐसा कोई अपराध करते हैं तो वो हमारा इसमें हमें रिलीफ मिल सकता है। अगला धारा 88 देखिए,
किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के सद्भाव पूर्वक किया गया जिससे आशय मृत्यु कारित करने का ना हो। अब कहने का मतलब होता है कि यहाँ सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। किसी ऐसी अपहान के कारण अपराध नहीं होता है जो अपराध के कारण संपत्ति हो। तो यहाँ कहने का कार्य ये हो रहा है कि कर्ता का आशय तो है कारित करने का, लेकिन सद्भाव नहीं। अब जैसे सर चिकित्सक ये जानता है कि हम ये कार्य करेंगे, सद्भावना पूर्वक कार्य है, और उसमें क्या है कि व्यक्ति की जो भी है मरीज उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर 88 में यही बात की जाए, इसका बहुत फेमस केस था सुकारू कविराज बनाम सम्राट। अब वो इंटरनल पाइल्स का इलाज करता था, और इसका इलाज जो करता था वो क्या करता था, लोहे की चाकू से करता था। तो वो अब उससे सारे लोग ठीक होते थे, कुछ लोगों को डेथ हुई या कुछ लोगों को उसका इन्फेक्शन हुआ, तो उस पर ये केस लाया गया। तो कहा गया कि सद्भावना पूर्व किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करना ना हो तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं। 89 देखिए, 89 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 89 है। कहा गया है कि शिशु या नशे में व्यक्ति द्वारा लाभ में अभिभावक या उसकी सहमति से सद्भावनापूर्वक कार्य है। देखिए, कोई बात जो 12 वर्ष से कम आयु का विकृत चित्त व्यक्ति के फायदे के सद्भावनापूर्वक उसके संरक्षक से विधिपूर्ण या उसके दूसरे व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्ति से कहा गया है, तो ये अब इसमें यही बात बताई गई है कि कहने का मतलब है कि मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना ना हो, तो उस व्यक्ति से क्या हो सकता है, अभिभावक से सहमति को कंसीडर की जा सकती। धारा 90, सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम में दी गई हो। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब है भय या भ्रम के कारण लोग सहमति दे दें और उसमें अपराध के लिए कोई होगा तो दूषीकरण नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे धारा 90 हो गई। अभी हम लोग इसको पूरा जितने अपवाद हैं वो पढ़ेंगे अगले उस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब।